नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। इस खास शो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार की। दरअसल आईएमएफ की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ और इस रिपोर्ट में शहबाज सरकार पर बड़ा सवाल उठाया गया। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की स्थिति को काफी गंभीर माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के मुख्य आर्थिक सेक्टर्स पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है और यही वजह है कि पब्लिक का पैसा दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के प्रयासों में भी स्थिति बेहद खराब बताई गई है। रिपोर्ट्स में भ्रष्टाचार के लिए प्रभावशाली लोगों को जिम्मेदार बताया गया। आईएमएफ की रिपोर्ट में माना गया कि भ्रष्टाचार की वजह से पाकिस्तान का विकास कमजोर पड़ रहा है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करप्शन की वजह से सार्वजनिक संस्थान खोखले होते जा रहे हैं और सरकार के फैसले लेने की क्षमता कमजोर पड़ती जा रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के हुक्मरानों पर जमकर सवाल उठाए गए हैं। जी हां, और उन्हें ही भ्रष्टाचार की जड़ एक तरह से बताया गया है। अब आईएमएफ की रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये भी समझिए। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रभावशाली लोगों का शासन पर कब्जा है और उनकी वजह से ही भ्रष्टाचार बढ़ा है और उनकी वजह से ही आज पाकिस्तान का ये हाल है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये प्रभावशाली लोग ही कमजोर टैक्स सिस्टम से आसानी से बच जाते हैं। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आईएमएफ ने रिपोर्ट में पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया जिसमें पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम को बेहद धीमा माना गया और इसमें कहा गया कि न्याय व्यवस्था में राजनीतिक दखल अंदाजी हमेशा से होती है। साथ ही पुलिस को भी बेहद भ्रष्ट संस्था आईएमएफ ने माना है। समझिए, ये वो आईएमएफ है जो हमेशा पाकिस्तान पर दया करके उसको पैसे दे दिया करती उधार में। आईएमएफ ने हर बार पहले कई बार पाबंदियां लगाई और उसके बाद में आईएमएफ ने जब इस बार ये कहा जाए कि सैंक्शन किया था अमाउंट, उसके बाद में जब पूरा आकलन हुआ तो ये सामने आया है आईएमएफ की रिपोर्ट में कि भ्रष्टाचार की वजह से ही पाकिस्तान से निवेशक दूर होते जा रहे हैं। हालांकि पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान को किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फटकार लगाई हो। इससे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF भी पाकिस्तान प्रशासन पर उसके आतंकवादियों से कनेक्शन को लेकर सवाल उठा चुकी है। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, मैं उनसे आपको मिलवाऊं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सरकार भ्रष्टाचार पर काबू करने का प्रयास करेगी? क्या आईएमएफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? क्या शहबाज सरकार पाक के आम लोगों के लिए कुछ सोचेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में है, क्योंकि जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में ये तमाम बड़ी बातें जो हैं अलग अलग रूप में कही गई और उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के हुक्मरान, जो सरकार हमेशा बड़ा दावा करती है, ये आईएमएफ के सामने जब भीख का कटोरा लेकर जाती है कि भाई हमें अपने देश के विकास के लिए, हमें यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, यहाँ पर रोजगार देने के लिए पैसे की आवश्यकता है, वो पैसा जाता है सीधे सरकार की जेब में, वो पैसा जाता है यहाँ पे हुक्मरान या सेना की जेब में, या फिर ऐसे तमाम आतंकी टेरर प्रॉक्सी ग्रुप्स को फैलाने, ये कहा जाए कि उसे बढ़ाने के लिए फलने फूलने के तौर पर एक तरह से नजर आते हैं। ये एक तरह से इसमें स्पष्ट हो जाता है और आप इसको ये समझिए कि बार बार कई बार उसमें सवाल जो हैं वो यही खड़े होते हैं कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। आप उससे इस स्थिति से स्पष्ट इसको समझ सकते हैं कि अब आईएमएफ ने भी एक तरह से फटकार सीधे सीधे लगा दी है। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है, ये जल्दी से आपको मिलवाती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अनुज माथुर जी, अब तो आईएमएफ की रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया। इस बात को लेकर तो लगातार दावा किया जाता रहा था कि भाई पाकिस्तान जो पैसा उधार लेता है वो वहां की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नहीं है, वो वहां पर ऐसे टेरर जो ग्रुप है, टेरर कंपनीज है, प्रॉक्सी ग्रुप्स है, उनको बढ़ावा देने के लिए है। साफ है और ये कोई नई इजाद नहीं हुई है। कोई बात ये हमेशा से पता है कि जिस प्रकार का करप्शन उन्होंने जो शब्द प्रयोग में लाए हैं, परसिस्टेंट एंड करोसिव, मतलब स्थिर है। करप्शन पाकिस्तान में एक बिल्कुल
परसिस्टेंट फिनोमिना है, उसके अलावा करोसिव है। इसका सारा जो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम इस प्रकार के करप्शन से ग्रस्त है। करप्शन दो तरह से हो रहा है। पहला, करप्शन करके जो पैसा के आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए आईएमएफ से लोन के रूप में आपको मिला है, बेल आउट के रूप में आपको मिला है, वो आप टेरर फंडिंग में खर्च कर रहे हैं। पहली बात, 4 साल अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा था, और उसका मेन मुद्दा यही था कि आप जो फंड है उसको साइफन ऑफ कर रहे हैं टेरर फंडिंग में। पहली बात। दूसरी बात, जो इनका खुद का जो करप्ट सिस्टम है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इनके जो आर्मी है, मेन थिंग इज जो आर्म्ड फोर्सेस उनकी हैं, वो पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है सिस्टम के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और वो पैसा वहां से उनके अपने, ये भी नहीं कि आर्मी का कोई और खास, उनके अपने यूज के लिए ये आर्मी ये इस पैसे को साइफन ऑफ करती है। तो ये 4-5 चीजें इकट्ठी उन्होंने बना करके, और कोई 186-190 पेज की उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। और ये मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट शायद बेसिस बन सकती है कि पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ के कहीं ग्रे लिस्ट की तरफ आगे बढ़े। अब 2-3 चीजें समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव है। दबाव कहां से है? पाकिस्तान के ऊपर दबाव उन आतंकवादी संगठनों से है, जिन आतंकवादी संगठनों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेइंतहा नुकसान उठाना पड़ा। उनके जो लोग मरे तो मरे, उसके अलावा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स हो, या ट्रेनिंग सेंटर्स हो, या कैंपिंग ग्राउंड्स हो, या उनके कोई जगह ऐसी हो जहां पर उन्होंने ऐसे लोग इकट्ठे करके रखे, वो तमाम जगह पर उनको तबाह बर्बाद किया गया। इस वजह से उसको रिक्रिएट करने के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए पूरा दबाव पाकिस्तान की सरकार के ऊपर है कि आप पैसा हमें दीजिए। और आप देखिए किस प्रकार से जो पहले इमीडिएटली जो मई के बाद उन्होंने 14 करोड़ रुपए सेट असाइड किए थे हर एक पर 1 मिनट किरण, जो हर एक व्यक्ति जो पाकिस्तान की जो अजहर महमूद के परिवार का मारा था, 1-1 करोड़ उनके एक के नाम पर उन्होंने दिए। कहने का मतलब यह है कि जो पैसा आ रहा है, इसको पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है। वो ना हो करके कहीं ना कहीं ये पैसा ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से साइफन ऑफ हो रहा है। और सर, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि आईएमएफ की तरफ से रिपोर्ट है। जी जी, मैं दोबारा आऊंगी सर, मैं जल्दी से बाकी गेस्ट को भी मिलवा देती हूँ। हमारे साथ में बाकी अन्य गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से मिल लीजिए। रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका बी सूद भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुकी हैं, और पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। अब मैं मोहम्मद बिलाल आपको शामिल करना चाह रही हूँ। मोहम्मद बिलाल, आईएमएफ की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये रिपोर्ट आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि करेक्शन कर लीजिए। वो अभी माथुर साहब हैं, वो जो आपके रिटायर्ड मेजर जनरल साहब हैं, वो शायद ये आप मुकम्मल तैयारी करके नहीं आए। अब मेरी बात सुन लीजिएगा। एक तो इसमें ये बात कहीं नहीं कही गई कि जी ये जो पैसा, ये जो बेज़ाब्तगी हुई है, ये कोई टेरर फंडिंग में हुई है, ये कोई पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इसके जरिए कर रहा है। अगर ये बात की गई हो, ये 4 लोग इधर बैठे हैं, मेरी ये बात रिकॉर्ड कर ले, मैं पाकिस्तान में सहाफत छोड़ दूंगा। देखिए, बात पूरी करें ना। ये क्या है इस रिपोर्ट में जिक्र क्या है, आखिर कहां गया है आईएमएफ का पैसा, किस जगह पर गया है, आप बता दीजिए। उन्होंने ये कहा है, ये रिस्पेक्टेड ये जो होस्ट है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, उस रिपोर्ट में ये है कि जो पाकिस्तान में करप्शन हुई है, हमारा जो नेब का अदारा है ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसने पैसे रिकवर किए हैं। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। किस मुल्क में करप्शन नहीं होती? अब जैसे इंडिया है, अभी दी वायर एक जरीदा है, मेरा जरीदा तो नहीं है, मेरी बात सुन लीजिएगा। दी वायर एक जरीदा है, उसकी एक रिपोर्ट है कि मोदी गवर्नमेंट में अडानी और अंबानी को जितना फैसिलिटेट किया गया है, और उसका अल्टीमेटली नुकसान इंडिया की पुअर पॉपुलेशन को हुआ है। जैसे वायर कहता है कि इस वक्त जो रशिया से जो तेल लिया गया है, रशिया से जो तेल लिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके इंडिया से ताल्लुकात खराब हुए, उसमें भी अंबानी और अडानी ग्रुप को फैसिलिटेट किया जा रहा है। यह वायर की रिपोर्ट है। फिर हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट है कि एलआईसी को, जो एलआईसी आपकी कंपनी है, स्टेट स्पॉन्सर कंपनी है, उसको फोर्स किया गया कि अडानी ग्रुप में $4 अरब की इन्वेस्टमेंट की जाए। रिपोर्ट्स आती हैं, फिर से वही होती है।
इंडिया इंडिया सिंड्रोम, फिर से एंटी इंडिया सिंड्रोम आपको एकदम से हो चुका। अरे भाई साहब, पाकिस्तान का तो जिक्र कर लो, अरे IMF का तो जरा जिक्र कर लो, अडानी अंबानी पीएम मोदी का ऐसे ऐसा खौफ, ओ माय गॉड। आखिर जरा IMF की इस रिपोर्ट का तो जिक्र कर लीजिए, जल्दी से इस बात को समझना होगा। मोनिका बीसू जी सुनिए, ठीक है, मैं समझ गई। आप हमेशा ज्ञान का पुलिंदा लेकर चलते हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपने नहीं पढ़ा। आप, मुझे लगता है, जब तक मैं दूसरे गेस्ट का रुख कर रही हूँ, जल्दी से एक बार आप उस रिपोर्ट को भी पढ़िए। मैं मोनिका बीसू जी का रुख करना चाह रही हूँ। मोनिका जी, IMF की ये रिपोर्ट आखिर क्या दर्शाती है? क्योंकि IMF कोई ऐसी कोई संस्था नहीं है, कोई छोटा मोटा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसकी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता हो। हमेशा खासतौर से अगर सपोर्ट करने की बात होती है, वो अगर इस रूप में बड़ा खुलासा करती है, इस रिपोर्ट में ऐसी क्या बड़ी बातें हैं जो पाकिस्तान की नीयत को दर्शाता है? आर्यू माथुर सर, आर्यू, मोनिका जी। देखिए, ऐसा है, जो IMF की रिपोर्ट आई है 186 पेजों की, उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि जो भी इन्होंने IMF का जो फंडिंग इनको हुआ है, वो सारे का सारा करप्शन में यूज हुआ है। ठीक है, अब वो करप्शन जौन सी है, वो जैसे कि मेजर सर बता रहे थे कि उसके बहुत सारे टेंजेंट्स हैं, वो बहुत जगहों पे जाती है। सिर्फ ये नहीं कि वो एलीट क्लास के पास जा रही है, एलीट क्लास भी कैसे, देखिए एलीट क्लास में कितने सारे कार्टल्स हैं जिन्होंने अपने बनाए हुए हैं, जैसे शुगर मिल्स हो गई। अब जैसे PML है जो इनका है, PML एलीट पावर में इनके कितना करप्शन में कंट्रोल है। इसमें शुगर मिल्स हो गए, स्टील हो गया, स्टील कॉरिडोर हो गया इनका। ठीक है, उसके बाद जितने भी आर्मी वेपन्स का जो है, डिफेंस का जो सारा काम है, वो एलीट पावर्स के कंट्रोल में है। ऊपर से 35 से 40% जो इनका फंडिंग IMF का जाता है, वो इनकी आर्मी को जाता है। और आर्मी आगे हम सबको पता है कि किस किस को, कौन से टेरर ग्रुप्स को फंडिंग करती है आगे। तो मेजर सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये इस समय इनके ऊपर इतना दबाव है क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से बहुत ही गलत, बहुत ही खराब माहौल से गुजर रही है। 200 से 300% इनकी सारी चीज़ें इनकी इन्फ्लेटेड हैं। करप्शन इतनी है कि किसी को बेहतर कोई कुछ इलाज किसी का नहीं हो रहा, सब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप कहीं UK में जाएं या आप कहीं किसी भी और यूरोपियन कंट्री में जाएं, वहाँ जो असली पाकिस्तान मुसलमान बैठा है, उससे जाके बात करें तो वो रोता है। वो सच में रो रो के बोलता है कि हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। हमारे पुरखों ने, हमारे दादा परदादा ने इंडिया को क्यों छोड़ दिया। ये लोग जो इंडिया के ऊपर इतनी तोहमतें लगाते हैं बैठ के, यहाँ पर हर प्रोग्राम में इनके पास एजेंडा होता है इंडिया के ऊपर बात करने का। एक मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे पास एक वीडियो आया, थोड़े दिन पहले का ही वीडियो आया। आप सोचिए, स्कूल के छात्र थे कोई करीब 8-10 साल के। तो हमारे भारत के बच्चों को अगर पूछा जाता है कि बेटा तुम बड़े होगे क्या बनोगे, तो कोई बोलता है डॉक्टर, इंजीनियर या वगैरह वगैरह, कुछ अच्छा काम बोलते हैं। इनके बच्चे बोलते हैं वहां पर वीडियो में कि हम तो पायलट बनेंगे ताकि हम इंडिया को उड़ा सकें, हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनेंगे ताकि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए और इंडिया को उड़ा सके। छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस आते हैं। जो आप सोचिए, देश और वह उस देश के जो अध्यापक, वो इतने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि देश को उड़ा दिया जाए, तो आप सोचिए कि उनकी मानसिकता कैसी होगी, उनका करप्शन लेवल कहां पर पहुंचा होगा। इनका एलीट क्लास जो है सारे का सारा, पूरे का पूरा कार्टेल है, चाहे वो नवाज शरीफ जी का हो, चाहे वो भुट्टो जरदारी की गवर्नमेंट हो, सब जगह पे जब से पार्टीशन हुआ है उस दिन से इनको 65 से 70 करोड़ रुपया मिला था, उस दिन से इनका करप्शन शुरू हुआ है। और इनके मन में सिर्फ ये चीज होती है कि हमने इंडिया को तबाह करना है। इनको ये नहीं है कि हमने अपने देश को विकसित करना है, ये नहीं सोचते कि हम अपने देश को कैसे बढ़ाएं। और देखिए ना मोनिका जी, वही बात है कि अभी IMF की रिपोर्ट आई पाकिस्तान को लेकर, लेकिन हमारे साथ में जो बिलाल भाई मौजूद हैं, पत्रकार बंधु, उनको इंडिया की अडानी अंबानी, पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सबकी याद आ रही है। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि दिस इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ अ केक। $5.3 ट्रिलियन का उन्होंने उसमें घोषित किया है कि ये अमाउंट जो है ये करप्शन है, पर दिस इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ अ केक। अभी केक कितना बड़ा है और सामने क्या क्या आने वाला हमें तो पता ही नहीं है।
जी मैं एक और अच्छा माथुर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जल्दी से संजीव मलिक जी करूंगी। जी मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि अगर ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अगर ये कहना चाहते हैं कि जो हिंडनबर्ग जो कि एक रिसर्च कंपनी है वो और आईएमएफ को एक तुलना की जा सकती है, तो मुझे लगता है कि इनको जो मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है उनसे पहले इनको खुद अपने आप देख लेना चाहिए कि हिंडनबर्ग क्या है और आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है जिसने आपको 25 बार लोन दिया है, बेल आउट दिया है। बेल आउट उस समय दिया जाता है जब आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई होती है, तो आपको उस भंवर में से निकाल करके लाई है। उस संस्था ने आपके ऊपर यह आक्षेप लगाया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानियों का हवाला देकर के कहा है कि 68% पाकिस्तानी जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो एंटी करप्शन बॉडीज हैं वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। ये कोई आप इसको हिंडनबर्ग से कोई कंपेयर नहीं कर सकते। और जब हम प्रश्न इस बात पे कर रहे हैं कि आईएमएफ ने क्या रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में दी है, उस समय आपको हिंडनबर्ग और अडानी अंबानी से कोई, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई औचित्य है इस डिस्कशन में आने का। लेकिन मैं फिर भी इनको बता देता हूं कि अडानी अंबानी और हिंडनबर्ग का जो है वो सब चीज सॉर्टेड आउट है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुझे लगता है माथुर सर शायद बिलाल कंफ्यूज हो गए होंगे आईएमएफ को लेकर। वो शायद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को कहीं इंडिया मोदी फोर्स नहीं समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मोदी अडानी अंबानी का जिक्र कर रहे हैं वो शोध कंपनी है, वो रिसर्च करती है, वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपको, आईएमएफ एक ऐसी बॉडी है जो कि आपको आने वाले समय में लोन देगी। अगर आप उनकी बातों को अब नहीं मान करके और अब इसको सिखाने लगे, मैं किरण यही बताता हूं बार बार कि इससे हमें कोई असर नहीं पड़ रहा है, इससे असर पाकिस्तान को पड़ेगा। उनको, इनके जैसे लोगों को उसमें जो खामियां हैं उनको निकाल के उजागर करके और वहां लोगों को बताना पड़ेगा ताकि वहां व्यवस्था सुधारी जा सके, ताकि वहां पर अच्छा काम हो सके, डेवलपमेंट के लिए वहां पर एनवायरनमेंट बन सके, इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट बन सके। बिल्कुल अनुज सर, मुझे लग रहा है आज जैसे मोहम्मद बिलाल आईएमएफ को कंफ्यूजन में अगर वो ले रहे हैं, आज आप भी एंकर के साथ में कंफ्यूजन में, मैं आज नैना हूं आपके साथ में, किरण नहीं हूं। वेल, लेकिन कोई बात नहीं सर, यहाँ पे तो मोहम्मद बिलाल आईएमएफ को जो मॉनिटरी फंड है वो तो उसे इंडियन मोदी फोर्स समझ रहे हैं संजीव मलिक जी, तभी यहाँ पर वो उस रिपोर्ट को भी वो सीधे सीधे भारत से कनेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताइएगा संजीव मलिक जी, 24 बार बेल आउट किसी देश को, आईएमएफ के अनुसार ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा किसी देश को कर्ज देने वाला अगर देखा जाए वो पाकिस्तानी एक तरह से सबसे ज्यादा कर्ज पाने वाला देश है। हर बार आईएमएफ फटकार लगाता है लेकिन पाकिस्तान हर बार लाइन में लग जाता है। लेकिन क्या ये फाइनल अल्टीमेटम है क्या कि भाई इतनी बार मिलियंस का बिलियंस का जो पैसा दिया गया कर्ज तले दबते चले गए, जनता के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, मजबूत जीडीपी के नाम पर जो पैसा दिया गया वो गया कहां? अभी भी वहां का हाल कि इतना निंदनीय और इतना चिंतनीय क्यों है? नैना जी, सभी गेस्ट को नमस्कार और जय हिंद। जी सर। देखिए, कोई भी खुद मुख्तारी जिसके अंदर होगी ना, जिस मुल्क के अंदर, वो कभी उसी सिवाय उस वक्त के जब उसको बहुत आवश्यकता हो या उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, तब वो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक के सामने पहुंचता है। आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना कोई नई बात नहीं है, कंट्रीज लेते हैं, लेकिन उसको डिपेंड करता है कि वो उनका जो यूटिलाइजेशन है वो उस स्कोप के हिसाब से होता है या नहीं है। अभी आईएमएफ ने जो लोन दिया था पाकिस्तान को, जो सैंक्शन किया था ना, वो 37 मंथ्स के लिए आई थी, 7.2 बिलियन डॉलर के आसपास था। उसकी पहली किस्त उन्होंने रिलीज की थी और रिलीज करने के साथ उनके साथ 3 मेन कारण थे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दूसरा फिस्कल कंसोलिडेशन और तीसरा एनवायरमेंट रेजिलियंस। अब इन तीनों मुद्दों को मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में द पीपल आर अवेयर अबाउट दिस, किन चीजों को। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी 1 महीना पहले इनकी एक और रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी जो कि शरीफ गवर्नमेंट ने वहां रिलीज भी किया था, क्योंकि आईएमएफ ने जो सेकंड किस्त है उसके लिए कंडीशन लगाई है कि जब तक फर्स्ट किस्त की पहली इंस्टॉलमेंट की यूटिलाइजेशन का आप ऑडिट करा के नहीं देंगे तो उसको नहीं जारी किया जाएगा। लेकिन वो जारी कहां से होगी? देखिए, जो फंड आता है इनका, मैं एक चीज बताता हूं, हर देश अपना तकरीबन 1, 1.5, 2, 3% अपना डिफेंस पर खर्च करता है। पाकिस्तान भी तकरीबन वही अपना बजट रखता है। अब इनके यहां पर एक एनजीओ बनाए हुए फौज ने एनजीओ क्रिएट किए हुए हैं और तकरीबन
50 से 60 बिलियन डॉलर, मतलब माइंड यू कि देखिए पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 380 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसमें से 50 से 60 बिलियन इन फौजी एनजीओज के पास है। फौजी फाउंडेशन जिसको ये बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने फौज के वेलफेयर के लिए उसके लगाते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि पैसा साइफन ऑफ करके उसको टेररिस्ट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको हथियार, इसके लिए यूज किया जाता है। तो सर क्या इसे इस रूप में माना जाए, खासतौर से हम अभी देखते हैं जिस प्रॉक्सी ग्रुप की बात लगातार की जाती है, वो यही प्रॉक्सी ग्रुप से क्या आतंकी, जो एनजीओस की शक्ल में एक तरह से आतंकी टेरर संस्थानों को क्रिएट किया जा रहा है। नैना, मैं हमेशा कहता रहता हूं, हर इवेंट के दो पहलू हैं, पर्दा के पीछे, पर्दे के आगे। पर्दे के पीछे क्या होता है वो बहुत ही गहरी बात होती है, वो हमको जनरली नहीं पता चलता हम पब्लिक को। पर्दे के आगे जो दिखाया जाता है वो दिखता नहीं, वो दिखाया जाता है। देखिए, ये पैसा एनजीओ के रूप में ही तो निकाला जाएगा, वेलफेयर के रूप में निकाला जाएगा। अब आप बताइए, मुझे जहां तक याद है 80s के दशक में इन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ा बांध बताया, 80s के दशक में। अब उसके बाद कोई बांध नहीं है, फिर रोना रोते हैं जी, फ्लड आती है हमारे यहाँ पे, तबाह कर जाती है, भारत पानी छोड़ देता है, हमको बहा ले जाता है। भाई बांध बनाइए, बिजली बनाइए। आपके यहाँ बिजली 42 रुपए पर यूनिट हो चुकी है, ठीक है, आपकी करेंसी डाइल्यूटेड है, हमसे मानते हैं 1/3 है, ओके, फिर भी आपकी 40-42 जब लोग आदमी देगा, इसके अलावा तो उसके ऊपर कितना लोड पड़ेगा। इसके बाद इरिगेशन रिफॉर्म्स आपने क्या किए, कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा जो आपका सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए नैना जी, किसी भी देश को जो प्रोग्रेस है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क पहला लेग्स होता, फर्स्ट लेग होता है किसी भी डेवलपमेंट की, कंट्री के डेवलपमेंट का। ये सर रेलवेज है। अब आपकी ट्रेन की कंडीशन देखिए, आपकी वहां की ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन देखिए, आप सी पैक के ऊपर रह गए आधारित होके चाइना के। चाइना आपसे टेरिटरी छीनेगा, वो पट्टे लेगा 90 ईयर्स के, और पट्टे लेके आपको एक कॉलोनी बनाने की कोशिश करेगा। पता नहीं अब क्या चल रहा है सी पैक में, जितना हमको मालूम है सी पैक आज की डेट में इंस्टॉल्ड है। आपके यहाँ पे जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान की तकरीबन 26 करोड़ जनता में से मात्र 0.59 CR यानी 59 लाख लोग टैक्सेशन में इन्वॉल्व है, जो टैक्स दे रहे हैं। जी बताएं। लेकिन मैं चाहूंगी अब सारी गेस्ट का जरा ऑडियो अप कर दें, क्योंकि मिलकर चर्चा करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मोहम्मद बिलाल का मैं रुख करना चाह रही हूँ। मोहम्मद बिलाल, मुझे लग रहा है IMF का मतलब आप समझ गए होंगे, वो इंडिया मोदी फोर्स नहीं है, वो आपको जो फंड हर बार दिया जाता है वो वाली फोर्स है। जरा आप ये समझाइए कि आखिर इतनी बार 24 बार बेल आउट मिला, और हर बार ये कहा जाता है कि भाई हमको तो देश की जनता के विकास के लिए चाहिए, डेप्थ को हमें कंट्रोल करने के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए चाहिए। भाई अब तो IMF की रिपोर्ट तक कह रही है कि कहां जा रहा है। उन्होंने तो एलीट क्लास का जिक्र किया, आपके लिए यहाँ से एलीट क्लास कौन है? मैं उम्मीद करता हूँ, जिस तरह मैंने आपके मुझे बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं अंबानी का नाम लेता हूँ, मोदी का नाम लेता हूँ, अडानी का नाम लेता हूँ, आप लोगों को खलबली मच जाती है। अरे मोहम्मद बिलाल, जितना अडानी अंबानी का जिक्र करते हो, जरा पाकिस्तान के एलीट क्लास का जिक्र कर लो। IMF अगली बार से पैसा भी ना देगा। राजनीतिक ब्यूरोक्रेसी या सेना आपके लिए एलीट क्लास कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार? हम लोग उनके बारे में सेंटीमेंट रखते हैं। आप कहते ना, ये बात पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, इजी हो जाए, बी रिलैक्स, बी काम। अब आ जाते IMF की रिपोर्ट की तरफ। IMF, देखिए मैं अब आपको बताता हूँ, जहां तक आपने IMF की बात की ना, मैं आपके चैनल में बैठ के ये बात करता हूँ, मैं झूठ पे बिलीव नहीं करता कि हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, मैं सिविलियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह आगे लेके नहीं चल सके। वो पाकिस्तान की को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, या ओवरऑल बात सुन लीजिए बीबी, बात सुन ले, ये हमारी सिविलियन गवर्नमेंट का फेलियर है कि हम IMF के पास जाते रहे हैं। इसलिए मैं इस हक में, और पाकिस्तान में अब ये सोच पनप रही है कि अब हमें अंडर द लीडरशिप ऑफ, चलिए शुक्र है आपने अपनी सरकार से सिविलियन गवर्नमेंट का आपने फेलियर माना, वरना उसमें भी मोदी जी का फेलियर, उनका इन्वॉल्वमेंट बता देते हैं। अभी भी बात सुने, बोलिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं वही बताने लगा कि अब हमें मिलिट्री लीडरशिप के अंडर, जिन्होंने इंडिया को शिकस्त दी, जिन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ जिन्होंने पाकिस्तान के दांत इतिहास जो लोग इतिहास नहीं समझते, इतिहास से सीखते नहीं है, वो दे आर डूम्ड टू रिपीट हिस्ट्री।
मोदी कौन सी जगह पर एक तारीफ कर करके सकता नहीं है। बता दो, वो 47 से लेकर 2025 तक कब शिकस्त दी भारत को? सामने नहीं जा सकता। हमारा सर ये यकीन है, माथुर साहब, कब हमारा शिकस्त दी? यकीन है तो आप कि अब हम इंशाअल्लाह ताला एक मिनट कासिम मुनीर की लीडरशिप के अंडर अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव करेंगे, जैसे हमने मिलिटरली आप लोगों को आपकी इकोनॉमी defeat का किया, आज जैसे हम परिस्थिति अपने देख लें, regional आप कहां पर है। अरे मोहम्मद भारत बिलाल, जो है, जरा सुन तो भारत, लें। एक मिनट नैना, अरे जनाब भारत जरा दुनिया सुन तो की लीजिए, आप जिस शिकस्त की बात कर रहे हैं भाई साहब, जरा दुनिया सुन तो की लीजिए। एक इनको एक मुंगेरी लाल के सपने हैं, इनको आप देखने दीजिए। 1971 में क्या हुआ था, 65 में क्या हुआ था, 99 में क्या हुआ था, 25 में क्या हुआ है, आज इनके मैं मुंह पे लिखा हुआ है शिकस्त क्या हुई है। दो टुकड़े हो गए हैं। आप इसको छोड़ दें, आप छोड़ दें, ये सारा इनको हमने जिसकी वजह हाजी से पीर मोदी, लेके वापस कर बुरा दिया। ना मानिएगा, मोदी ऐसे बुरा शब्द मानने से की टूटा जैसे उस वक्त का कर्जा देना हो। मोदी जी आपको आपके पता नहीं है इतिहास, इतिहास पढ़िए। करता हूँ, आप इतिहास की जानकारी रखिए। और आपको जो मैं बता रहा हूँ, अरे मोहम्मद वो बिलाल, आप बात- ये मान के नैना, चलिए नैना, कि मोदी जी जब तक शांत है तब तक ठीक है, वरना अभी नैना, जो एक रेड फोर्ट बात के बता बाद दूं की मैं जो घटना हुई, कि उसके ये- बाद में हमने यहाँ नैना, पर अपनी एक एक्टिविटीज एक को हमने लाइन। थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू किया। आप नैना, क्या तो नोटम जारी हो गए, कौन कर रहा है पता है माथुर सर। एक लाइन में सिर्फ कहना चाहता हूँ, जो इतिहास नहीं सीख रहे हैं, ये लोग तो 1971 में भी कहते हैं हम जीते थे, 99 में भी कहते हैं हम जीते थे। इल्जाम लगा के पाकिस्तान पे हमला करें, आपको पता लग जाएगा। हमने बता दिया, पता आपको लग चुका है। आपके जो इतने 138 लोगों को मरणोपरांत आपने वो अवार्ड दिए हैं, वो सबको पता है किसने कौन मरे हैं, कितने आपके नुकसान कितना हुआ है। आपको इसमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज का बहस का मुद्दा ये, आप ये जो कैप पहन के है ना, जो कैप पहन के आप इसी का पास कर लें, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? या तो आप प्लीज झूठ बोल रहे हैं। बिलाल साहब, आप कृपया अपने भाषा पर नियंत्रण रखें। हमें भी भाषा का रद्द करना आता है, उसमें कोई आप चिंता ना करें कि इस प्रकार की बात है। प्लीज डोंट कमेंट ऑन माय कैप, ओके? और आप शांति रखें। और मैं नैना, प्लीज नैना, आई वांट, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, मैं यही बताना चाहता हूं कि एक भी लड़ाई आज तक जीती नहीं है। और क्योंकि लड़ाई नहीं जीत पाए, इसीलिए इन्होंने वो पॉलिसी बनाई है, ब्लेड इंडिया बाय 1000 कट्स। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाता है। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है नैना। और ये पॉलिसी, और ये चाहते हैं कि भारत में आकर के आतंकवादी घटनाएं करें, यही इनका काम है। ये स्टेटेड पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने जाकर के यूएन में कहा था कि विल फाइट फॉर 1000 इयर्स। और ये जियाउल हक की पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और वो 1000 कट्स देने का अभिनव का जो काम है, इनको हर बार मार पड़ी है। अरे मोहम्मद बिलाल, मुझे तो लग रहा था कि आप जमीनी पत्रकार हैं। आप खून बहाने वाली नीति पे भरोसा करते हैं। आप खून बहाने वाली बातों का आप कैसे समर्थन कर सकते हैं मोहम्मद बिलाल? हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। जो करप्शन का मुद्दा है, जो परसिस्टेंट एंड करोसिव करप्शन जो बोला है आईएमएफ ने पाकिस्तान में, उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ये मैं इनको बताना चाहता हूं। 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल, उसके बाद तमाम मिलिट्री के का पूरा इंटरवेंशन। एक सेकंड और उसकी वजह से ये पाकिस्तान हमेशा मिलिट्री रूल के अंदर में रहा है। कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है वहां पे। मुझे बड़ी हैरानी होती है मोहम्मद बिलाल, आप डॉक्टर मोहम्मद बिलाल लिखते हैं, आप पता नहीं आपने कौन सी पीएचडी की है, और आप 1000 साल तक अगर खून बहाने की बात वाले बयान को आप समर्थन करते हैं, आप, मुझे वो हैरानी होती है। और बिल्कुल, और सर ने अभी जो बात कही कि मिलिट्री रूल, आपने उस मिलिट्री रूल में जरा समझिए क्या क्या हुआ। आप उस मिलिट्री रूल को हमेशा, भाई मिलिट्री रूल में बांग्लादेश आपसे अलग हो गया था सर, कहां कौन से देश में है मोनिका जी आखिर? और यही भ्रष्टाचार की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है, पाकिस्तान के पत्रकारों का ये हाल है। पाकिस्तान अभी हमारे जनरल शत्रुल्लाह जान साहब, हमारे जो जनरल है आरिफ मलिक सर, बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मिलकर आए हैं। आप अपने बांग्लादेश को और अपने जनरल्स को आप समझ लीजिए। बांग्लादेश को पता है उनको कहां पर क्या होने हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। मैं आपको फिर बता देता हूं, बांग्लादेश जो है जी मोनिका जी। हाँ जी,
तो मेरा कहना ये है कि अपने मुद्दे से भटक कर ये सर की बिल्कुल। कैप के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये अपने जितने भी इनके काम किए गए हैं, जो आईएमएफ का पूरा रिपोर्ट आया है उसका खुलासा हुआ है, तो इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप एक बात बताइए और कि इस उसमें समय भी आपके ऊपर कितना लोन है। आप ये बताइए कि चाइना ने कितने बिलियन डॉलर आप में इन्वेस्ट किया है। 4 दिन पहले आपने चाइना को धक्के मार के बाहर निकालने का आदेश दिया आपकी गवर्नमेंट ने। पता है आपको, एक दिन ऐसा आएगा, आप याद रखिएगा मोहम्मद बिलाल जी, कि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, उसको चाइना या कोई ना कोई अपनी कॉलोनी बना लेगा। तब आप लोग क्या जितने भी पैनल है, आपको 20 वाले वो जो सेंटर में बैठे हैं उनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये माथुर जी और ये जो फीमेल है, ये कोई मूवी देखकर आए हैं और एक फेक न्यूज की इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हकीकत से किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये बताइए कि इन्फ्लेशन कितनी है आपके देश की, कितने परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन है आपका इन्फ्लेशन कितना बताइए, आपका रेट ऑफ हमारा डॉलर कितने रुपए का है? कैसे आपकी 200% है। सारे का सारा जितना चीनी हो गया, मिल्स हो गया, आपका ग्वादार पोर्ट लैंड हो गया, आपका इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटीज हो गया, सारे का सारा की बात सुने, हमारा इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट है। आप अभी गूगल कर लें, अगर हमारा डबल में भी इन्फ्लेशन हो, मैं तब भी जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। अगर आपका इन्फ्लेशन इतना है तो आपके पास पैसे क्यों नहीं है? क्यों जाते हैं बार बार भीख मांगने? क्यों ऑपरेशन सिंदूर के पास गए थे, आईएमएफ के पास? मुझे बताइए कि मुझे ये बताइए कि डॉलर की कीमत पूछ लो। ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था उस दिन, अमेरिका का जहाज क्यों आया था आपने, क्यों आया था किराना हिल्स में, क्यों उतरा था? आप बोलते हैं कि आपको आपकी कोई शिकस्त नहीं हुई है, आप क्या ये बोलते हैं हमें? नैना, पाकिस्तान उभरेगा तब की तब देखी जाएगी। इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको ये समझ ले सर। लेकिन मैं बताऊं, दरअसल दिक्कत ये ना कि ये तो जब मार्शल लॉ में बड़े खुश हो जाते हैं। 280 रुपए $1 की कीमत अगर यहाँ पर होती तो उसमें बड़े खुश हो जाते हैं, उसमें खुश है ये लोग। और दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री को हर 6 महीने में कौन से आपके प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया, ये तो बताइए हमें। हर 6 महीने में आपकी सरकार बदल जाती है, आपकी आर्मी शासन लग जाता है और उसके शासन के बाद आपका एक प्रधानमंत्री को जेल कर दी जाती है। ऐसे देश के ऊपर, ऐसे देश से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्रधानमंत्री। अरे मोहम्मद बिलाल, ठीक है मोहम्मद बिलाल, चलिए आप अपनी सरकार से बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, जो कुछ देर पहले आपने जो टिप्पणी की थी, मैं उस पर आपको एक बात बताऊं। जो टोपी की बात आप कर रहे थे ना, ये हम लोगों की आन बान शान है और हमारे यहाँ तीनों मिलिट्री पर बड़ा गर्व किया जाता है, भरोसा किया जाता है। आपके यहाँ तो टोपी पहना देती है आपकी टोपी वाली सेना। संजीव मलिक जी, दिख रहा है भाई साहब। और जरा फैक्ट के साथ में बात किया कीजिए, जरा फैक्ट के साथ में बात किया कीजिए। मोहम्मद बिलाल, मैं बोल रही थी जरा रिपोर्ट को पढ़िए। आईएमएफ की रिपोर्ट में आपको पता नहीं कौन सा इंडिया का खौफ नजर आता है। भाई चौथी अर्थव्यवस्था तीसरी बनने वाली है। आईएमएफ के सामने 24 बार नहीं गए हम कटोरा लेके, फिर से फटकार पड़ती है, फिर पहुंच जाते हैं। संजीव मलिक जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं पता बिलाल को समझ में आएगा या नहीं, कुछ तो मजबूरियां हैं उनकी जो गलत को भी सही बताते हैं। सर 24 बार, और ये जो रिपोर्ट आई वो कितनी गंभीर है? क्या फाइनल अल्टीमेटम है? और दूसरी बात, अगर ये फाइनल अल्टीमेटम है तो आईएमएफ की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा जिक्र किया, क्या ये रिपोर्ट अब पाकिस्तान के उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे भी एक तरह से इंपैक्ट डालती है? सर नैना जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है कहां? नाम मात्र को छोड़ दो। वहां पे क्रिप्टो का पूरा बिजनेस ट्रंप साहब ने पूरा अपनी 5 ईयर प्लान रोल ऑन कर दी है। अब आते हैं इनके ऊपर कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग। आप बताइए पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये एक्सपोर्ट क्या करते हैं टेररिज्म के अलावा? क्या एक्सपोर्ट है इनका? आता हूं। अभी इससे पहले मैं इस पॉइंट पर बढ़ूं, मैं 2-3 पॉइंट का जरा एक पॉइंट वाइज जवाब दे देता हूं। टेक्सटाइल सेक्टर में लाल साहब, आप सुनोगे क्या मेरी बात? आपके अंदर पेशेंस है सुनने की? सुनिए मेरी बात। देखिए, एक तो इनको मोदी जी के ना सपने आते हैं, इनके आवाम से लेकर प्राइम मिनिस्टर का, और इनको सपने में मोदी जी आते हैं ना, तो मोदी इनके सपनों को तोड़ते हैं। और सपने का बोले, वो सपने नहीं टूटते नींद में, वो हकीकत में सपने टूट जाते हैं। अब आते हैं दूसरी बात, अंबानी अडानी।
अंबानी अडानी, उनके जरा उनके बैकग्राउंड देखिए, उनकी हिस्ट्री अपने आप में, उनकी जो कहानी है ना वो इतनी इंस्पायरिंग है कि यहाँ पे इतना बड़ा यूथ इतना यूनिकॉर्न बनने की कोशिश करता है उनकी हिस्ट्री को पढ़ के। वो ऐसे नहीं है, चोरी चकारी करके नहीं आए वो लोग, वो आज बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर लेते हैं, पूरे पूरे पोर्ट खरीद लेते हैं, पूरे पोर्ट का मेंटेनेंस ले लेते हैं इजराइल तक और पूरे वर्ल्ड ओवर तक। अब स्पेन में भी बात चल रही है, कई जगह यूरोप में बात चल रही है। अब हम ऐसे थोड़े कहलाते हैं दिमागदार आदमी। अडानी जी जो हैं पूरे देश में उन्होंने कायाकल्प किए करने में बहुत बड़ा योगदान है हमको सोलर एनर्जी देने में। मैम पिछले 6 सालों के अंदर हमने सोलर एनर्जी के अंदर अपना 300% जंप किया है तकरीबन, एग्जैक्ट फिगर छोड़ दीजिए। इस कारण हमारा जो पेट्रोलियम और एनर्जी रिसोर्सेज पे जो हमारा डिपेंडेंसी है धीरे धीरे उस पर कम आएंगे। मैं बताता हूं इनको इस बीच समझ नहीं आती। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने खुद मुख्तारी को बेच दिया था, और ये कभी भी इनको लोन दे लो, कभी पैसा दे लो, ये हमेशा तैयार रहेंगे, ये हाथ फैलाने के तैयार रहेंगे, प्रधानमंत्री जी दे दो। जाके मोहम्मद बिन सलमान के यहाँ क्या कहते हैं कि सब हमको समझते हैं कि फिर कटोरा लेके आ गए, पर हमारी मजबूरी है मांगना। अरे मजबूरी तो हो गई, आपका पैसा चंद हाथों में जाता है, और वो चंद हाथों में, जैसा मैं अभी बताया ना फौजी फाउंडेशन, आप बिलीव कीजिएगा, आप जरा ढूंढिएगा, आप तो पत्रकार हो, 50 से 60 बिलियन का पूरा उसका आउटले है आपके फौजी फाउंडेशन का। और ये जो आप कहते हैं ना एनजीओ, आपकी कहां है अस्मा जहांगीर, जो आप कहते थे ना वो ह्यूमन राइट वाले, कहां है अस्मा जहांगीर? आपकी गायब कर दिया ना आपने। उनकी सारी कहने का मतलब है कि आप इनसे ह्यूमन राइट्स की बात करोगे या कश्मीर पहुंच जाएंगे, आप इनसे बॉम्ब ब्लास्ट और इनकी इंटरनल प्रॉब्लम की बात डिस्कस करोगे, ये हमारे मिजोरम पहुंच जाएंगे। आप जो भी बात करोगे, इनको ये इनकी ट्रेनिंग है कि आप जब भी इंडियन चैनल पे जाओ वहां पे ऐसी बातें करो कि जो टॉपिक से संबंध को उसका मतलब ही नहीं है। आप लेफ्ट करो, राइट घुमाओ, इधर घुमाओ, उधर घुमाओ। सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात करेंगे तो ये इंडिया मोदी फोर्स समझ लेंगे। मैम मेरी बात सुनिए, नैना जी मेरी बात सुनिए। टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, थोड़ा लॉजिक चाहिए होता है, थोड़ा पास्ट का रेलेवेंस प्रेजेंट से कनेक्ट करना पड़ता है, और फ्यूचर की आपकी जो प्लान्स है उनसे उसको संबंध बनाना पड़ता है, तब जाकर किसी देश का एक रोड मैप बनता है। अब जब भी मैं देखता हूं ये पाकिस्तानी आते, इनको सीधा ओप सिंदूर, भैया तुम तो हमेशा हराते रहे हो ना। मैं तुम तो जब जन्म भी नहीं हुआ था तब भी हम हारते रहे तुमसे। अब खुश हो ना, तुम खुश रहो, तुम अपनी जिंदगी में अपने फंतासी वर्ल्ड में रहिए, हमें जो चलना है। कहते हैं ना, मैं एक चीज कंक्लूजन, हाथी चलता रहता है और डैश 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 भौंकते रहते हैं। थोड़ा मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये एक नेशनल टेलीविजन है, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि हमारे जो अडानी अंबानी हैं मैम, टेक्नोलॉजी परचेज करके लाते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करते हैं, देश के अंदर एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम पूरे विदेशों में फैला रहे हैं। क्या आपकी और हमारी एक आम आदमी की हिम्मत होती है कि हम बिलियंस डॉलर्स की टेक्नोलॉजी को अपने देश में ले आए? नहीं होती है। उसके लिए हमें चाहिए थे अपने उद्योगपति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक इंग्रेडिएंट है, इनएस्केपेबल है। कभी भी ले लीजिए आप, कम्युनिस्ट कंट्रीज को ले लीजिए, वहां पे भी उद्योगपति है, वो लोग अपने देश को बनाने में उनका योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है देश के टैक्सेशन में, रिफॉर्म्स में। और सर मुझे लगता है, मैं आ रही हूँ माथुर सर, मैं आ रही हूँ जरा, मुझे लगता है बिलाल भले तैयारी से आए हो या नहीं आए हो, मैं उनको जरा डेटा बता दूं। बिलाल IMF के बारे में ही जान लीजिए, और मैं मॉनेटरी फंड की बात कर रही हूँ, मोदी फोर्स की नहीं, जिसका आपको खौफ है या फिर जिसका आपको एक अलग ही तरह का आप फोमो आपको नजर आता है। 1958 से लेकर 24 बेल आउट प्रोग्राम अभी तक पाकिस्तान को मिले हैं, और ये कुल, अगर मैं बड़े बेल आउट प्रोग्राम की बात करूं, पहला $23 मिलियन का था, 1968 में 75 मिलियन डॉलर का मिला है, 2008 में सबसे बड़ा 7.6 बिलियन का इनको बेल आउट मिला है, 2019 में 3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला है, जुलाई 2024 में 7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अप्रूव्ड हुआ, जिसका पहला कहा जाए कि एक तरह से हिस्सा तुरंत मिला और दूसरा हाल ही में 1.2 बिलियन का एक तरह से नजर आया। अब आपने मांगा क्यों? आपने कहा कि भाई डेप्थ है, आपने कहा कि यहाँ की जनता को मजबूत बनाना है, आपने कहा कि भाई हमारे पास में भुखमरी है, हमें अपने टेक्सटाइल को बढ़ाना है, हमें, आपने जिस टेक्सटाइल का जिक्र किया इसलिए मैं उस टेक्सटाइल का नाम ले रही हूँ, आपने बार बार आप जो फील्ड मार्शल का जो जिक्र करते हैं उनकी तरफ से बातें कही, लेकिन गया कहाँ पैसा? जनता तो पूछती है, IMF भी आपको बार बार एक्सपोज करता है, बार बार एक्सपोज करता है भाई,
बिलाल, अब मैं करीब है सुनने की, मेरा जवाब सुनने की अरे करीब है। आप भी जरा गट्स हाँ, आप मेरी लेकर बहन आइए। बताइए बिलाल आप जी, IMF की तो just- रिपोर्ट को जरा एक्सेप्ट नो, करो। थोड़ा सा मुझे एक- बताएंगे कि बताने लगा हूँ। आपका बात तो आशियाना सुनिए। हाउसिंग स्कैम क्या है? आपका आशियाना हाउसिंग स्कैम क्या है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? और बात तो सुने, नैना, बात एक सुने। लाइन आ रही बात हूँ माथुर सुनिए। सर। जी 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 जी, अच्छा माथुर सर, अभी बिलाल कनेक्ट हो रहे हैं दोबारा। जी हाँ, देखिए, मैं नैना ये जो बात कर रहे थे कि मेरे को कोई गूगल कर ले, ये कर ले, तो मैंने उनकी बात मान के गूगल करके देख लिया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं जरूर सर। कि इन्फ्लेशन सॉ रैपिड इंक्रीज इन मिड नवंबर, सरपासिंग 40%, सरपासिंग 40%। ये This is उनको what बिलाल साहब को बता दीजिए। ये मिड नवंबर की गूगल है, जो उन्होंने कहा था ना कि गूगल करके देख लें, तो मैंने गूगल करके देख लिया है। 40% बता रहा है वो मिड नवंबर में इन्फ्लेशन। आप डॉलर की कीमत देख लें, वहां पर चीजों की, सामान की कीमतें देख लें। उसकी वजह यही है कि जो पैसा आता है, दैट मनी इज मिस हैंडल्ड, और वो मिस अप्रोप्रिएट करते हैं पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी और पाकिस्तान के कुछ इलीट। जब ये बात करते हैं अदानी अंबानी की, अदानी अंबानी ने करोड़ों लोगों को मेरी बहन, एम्प्लॉयमेंट दे के रखा हुआ है। सर मैंने एक सिंपल सा ये क्वेश्चन 40% पूछा आप आपसे पढ़ लें, बिलाल, गूगल आप कि आप देख आशियाना लें। हाउसिंग स्कैम के बारे में बताइए प्लीज। हाँ बिलाल, मैं आपसे सिर्फ आपसे नाम ले प्रियंका रहा जी हूँ, ने मैं इस बताने काम के लगा। बारे में पूछा। बताइए, आपको यहाँ पे माथुर सर ने भी बाकायदा चीजों को बताया। आपने गूगल करने का बोला, वो गूगल करके बता चुके हैं, और मैं गूगल बताने किया और लगा। आप उल्टा फंस गए। मैं आज को बात सुने, मैं प्रोग्राम के एंड पर आपके प्रोड्यूसर अजीत जी को फैक्ट्स भेजूंगा। अगर वो गूगल से ना हो, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। अगर नवंबर में नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप देखिए वैसे ही वहां पे रोजगार की बहुत कमी है बिलाल, वैसे बड़े रोजगार की कमी है। ये जो आपके बुजुर्ग बैठे ना, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा ख्याल है ये बुढ़ापे की स्टेज में है कि अभी इन्हें हकीकत का इल्म नहीं है। हमारे और दूसरी यहाँ बात, सुनिए क्या होता है, हमारे यहाँ इन्हें अनुभवी, हमारे यहाँ इन्हें ज़हीन और अनुभवी कहा जाता है। ये वो अनुभव है जो चाहे बात सुनिए 1947 की बात हो, 71 की बात हो, 91 की बात हो, और अलग अलग समय पर आप ही के यहाँ कई बार सबक सिखा चुके हैं बिलाल। आप जिन्हें बुजुर्ग और आप जो उम्र का पढ़ाव कह रहे हैं ना, हम उन्हें अनुभवी कहते मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, अंबानी और अडानी, अभी आपको आईना दिखाएंगे ना तो पानी पीते फिर जाएंगे आप। मैं इतना इनको तमीज नहीं सिखाई जाती, नैना इनको तमीज नहीं सिखाई जाती, ना इनको शब्द है, ना इनकी वोकैबुलरी है। सर जरा तमीज सिखाया जाए कि हमसे इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको क्या तमीज सिखाई करता जाएगी? है वो कोई आप खुदा है। नहीं, इनको कट्टरवादिता, मौलवी, मदरसा, इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। बिलाल मैं समझ रही हूँ, एक एक करके मोहम्मद बिलाल, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि इस रिपोर्ट के बाद में जो धज्जियां उड़ी है ना, अब IMF के सामने भी, अब आप ये सोचिए कि भाई जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे, आपकी सरकारें क्या मुंह लेकर जाएंगी। सुनिए, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन मुश्किल के वक्त में पेशेंस रखना होता है। आपको शब्दों पर आपको जरा गौर करना चाहिए। अभी अगर ये आपको आईना दिखा देंगे ना, जिन्हें आप कह रहे हैं कि भाई ये बुजुर्ग हैं, और आपने बुजुर्ग तो कहा नहीं, मैं तो अपने शालीन शब्दों में कह रही हूँ, उम्र के उस पड़ाव में अभी वो आईना दिखा देंगे 1947 से अभी तक कहां पर पीछे धकेला है, मार मैंने बुजुर्ग ही कहा, मैंने कहा बुजुर्ग है। नहीं ठीक है, संजीव मलिक जी, मैं जल्दी से IMF की इसी रिपोर्ट की बात कह रही हूँ। ये बौखलाहट नजर आती है, इसमें इंडिया का रोल कहां से नजर आ गया? IMF संस्था कहां की है? उसका वॉशिंगटन DC में उसका दफ्तर है। हर बार बेल आउट मिलते हैं और ये रिपोर्ट आ गई है। संजीव मलिक जी, अब आगे क्या? नैना जी, रिपोर्ट कितनी भी आए, जब तक अमेरिका का हाथ इनके सर पे है, IMF पैसा देता रहेगा इनको। ये आइवाश है कि रिपोर्ट निकाल दो, और अमेरिका का जब तक इन पर आशीर्वाद बना रहेगा, ये पैसा लेते रहेंगे। फरवरी 2025 तक पाकिस्तान के अंदर डेली ये रोना होता था कि देखिए इंडिया और US कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच में नए नए मुआहदे हो रहे हैं, नए नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। जैसे ही अप्रैल आता है और हमने अमेरिका की लाइंस को टो करना बंद किया है, या हम नहीं माने, तब से पाकिस्तान उनका फेवरेट बन गया है। अमेरिका ने ही इनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है। अमेरिका जब तक नहीं कहेगा, IMF को नहीं डालेगा। कारण ही होता है कि अमेरिका में 17 to 80% कंट्रीब्यूशन सिर्फ अमेरिका से आता है। मैम, बड़ा गेम समझिए, अमेरिका करा रहा है ये सब कुछ, इनको फंड, उनको सैंक्शन लोन उसने कराया। अमेरिका चाहता तो नहीं होता पैसा, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? ग्रे लिस्ट से निकलने में 4 साल कैसे लग गए इनको? देखिए, इनका मकसद एक है, एंटी इंडिया रोना,
और कोई भी इश्यू हो, अब इनको हेल्थ पे आप इनके हेल्थ की बात कर लीजिए, ये हमारे एंटी इंडिया शुरू हो जाना है इनको। अरे शर्म करो यार, हमने अपनी भारत की बनाई वैक्सीन आपको देते हैं, आपके वहां के हॉस्पिटल्स में देखिए हमारी मेडिसिन चलती है वहां पे आधी आधी, ठीक है आप दुनिया से लेते होंगे, हम आपको हर तरह से सहयोग करते हैं और उसके बाद आपका क्या काम है, यही तो गलती होती है ना संजीव मलिक सर, और यही तो गलती होती है जब हर बार फटकार पड़ती है लेकिन उसके बाद में शब्द जो हैं वो नजर आते हैं। मैं मोनिका जी का रुख करूं, लेकिन मोहम्मद बिलाल मुझे जल्दी से, अच्छा आप अपने शब्दों में बता दीजिए, आईएमएफ की इस रिपोर्ट में एलीट ग्रुप का जिक्र किया गया है और ये कहा है कि एलीट ग्रुप नीतियों को हाईजैक कर लेता है। आपके अनुसार ये एलीट ग्रुप कौन है, राजनेता, ब्यूरोक्रेसी या सेना? मोहम्मद बिलाल। हमारे यहाँ एलीट ग्रुप, दुनिया के हर मुल्क में एलीट ग्रुप, अब बात सुने बता रहा हूँ, दुनिया में हर जगह एलीट ग्रुप पाए जाते हैं। जिस तरह आपके अंबानी और अडानी है, वो आपके पाकिस्तान में अडानी अंबानी कौन है भाई? पाकिस्तान का अडानी अंबानी कौन है? 1.5 अरब की इंडिया की आबादी है, उनको उन्होंने 45% इंडियंस के पास पीने का साफ पानी नहीं है, उनके अरे भाई मेरे मोहम्मद बिलाल, पाकिस्तान का अडानी अंबानी कौन है ये तो बता दो। पाकिस्तान का एलीट ग्रुप कौन है ये तो बता दो। पाकिस्तान में एलीट है, लेकिन इस दफा आसिम मुनीर ने यहाँ जो अंबानी अच्छा, आसिम मुनीर है एलीट ग्रुप जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अंबानी अडानी को शट अप दे दिया। मोनिका जी देखिए, अडानी अंबानी की माला जप रहे, पाकिस्तान का अडानी अंबानी कौन है, एलीट ग्रुप कौन है पाकिस्तान का? अरे भाई साहब आपके पास जवाब नहीं है मोहम्मद बिलाल, तैयारी कर कर आए। मोहम्मद बिलाल जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था पहचाना स्कैम क्या है, मेरे को उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पनामा पेपर्स के बारे में जानते हैं कि ऐसे ही बैठे हैं आके? पनामा पेपर्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहुत जल्दी हम उनका इन्फ्लुएंस जो है ना उसे डाइल्यूट करने जा रहे हैं। आने वाले आपको इंशाल्लाह ताला चंद माह में पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई मोहम्मद बिलाल, आपके पास में जवाब नहीं है। अब आपकी जुबान लड़खड़ा गई, आपकी जुबान लड़खड़ा गई। मुल्ला मुनीर, आपने जैसे एलीट ग्रुप का नाम लिया आप उसकी तरफ आ गए, मतलब मुल्ला मुनीर हैं। अनुज माथुर जी, आखिर एलीट ग्रुप कौन है पाकिस्तान का? मुल्ला मुनीर नहीं, पाकिस्तान का एलीट ग्रुप सिर्फ एक है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, उनके जो ये लोग हैं, सारा का सारा कंट्रोल, अभी कल मलिक बता रहे थे, पूरा कंट्रोल आप देखेंगे वहां पर कितनी 12% पाकिस्तान की रियल एस्टेट उनके कब्जे में। और इनके कुछ 2-4 डाउट्स में क्लियर कर देता हूं। आज की तारीख में भारत के 100% पॉपुलेशन के पास पीने का पानी है, जैसे कि, और इनके जो 50-45% जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं वो इनको नजर नहीं आ रहे हैं। खैर भारत की तरफ देखना बंद कर दें। चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चंद्रमा पर भारत बैठा हुआ है, साउथ पोल पे भारत बैठा हुआ है, और आप समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। अब बात इस तरह की करने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या आपको ये जो रिपोर्ट आईएमएफ की आ रही है उसमें जो स्टॉक जो चीजें बताई गई हैं उसको पता लगाने की जरूरत है, और आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कोई इससे भारतवर्ष को अंतर नहीं पड़ रहा है कि आप कहां जा रहे हैं, आपको आईएमएफ लोन देगा या नहीं देगा, ग्रे लिस्ट में जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने आप को देखने की आवश्यकता है। और कोई भी देश जहां पर सेना शासन करती है वो आगे बढ़ना बहुत उसका मुश्किल होता है, ये याद रखना। और ये जब से आए हैं तब से 40 बार कह चुके हैं असीम मुनीर, क्योंकि ये इनको बताया जाता है। बस मोनिका जी कुछ कह रही थी, लास्ट रिएक्शन मोनिका जी। मैं थोड़ा सा इनको इनके जहन में इनको याद दिलाना चाहूंगी कि मैं पनामा पेपर्स की बात करने जा रही हूँ। 2016 में उसमें ऑफशोर कंपनीज की रेवोल्यूशन हुई थी। उसमें नाम किस किस का आया था? नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का नाम आया था, हुसैन नवाज का नाम आया था और हसन नवाज का नाम आया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जितनी भी इनके नाम है, इनके थ्रू जितना भी इनका पैसा आईएमएफ से आया या जहां भी इनकी इन्वेस्टमेंट हुई, ये ऑफशोर कंपनीज के से इनके थ्रू इन लोगों के नाम पर जो कंपनियां थी वहां गई। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस। मुझे पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं पता, बट ये सब पता होगा मोनिका जी। यही तो बात है ना, देखिए चीख कर चिल्ला कर मिसफैक्ट्स पेश करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ एवन फील्ड अपार्टमेंट केस की, वक्त की कमी है। देखिए यही बार हो जाती है मोहम्मद बिलाल। कई बार यहाँ पर आप, मुझे लगता है थोड़ा आगे जरूर निकल गए चीख कर मिसफैक्ट के साथ में, आप जब एक्सपोज करने का वक्त है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपोज सिर्फ इंडिया को करने की जरूरत नहीं है।
दुनिया की अलग अलग संस्थानें जिनसे आप पैसा लेते हैं, उन्होंने तक आपको फटकार लगा दी। आप कम से कम समझ जाइए कि आने वाले वक्त में आखिर पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा। वेल, आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन IMF की तरफ से 24 बार बेल आउट, और उसके बाद में आप ये पूछा कि भैया उस पैसे का करते क्या हो। रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ पर जो सो कॉल्ड एलीट है, एलीट यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की सेना और यहाँ के राजनेता, वो एक तरह से इसको पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं और जनता के हाथ रह जाते हैं खाली और बढ़ जाता है टेरर।